हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इससे पहले हमारे 2 और चैप्टर आ चुके हैं, उनका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका वीडियो नोट्स के साथ अपलोड कर दिया गया है। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है राजा, किसान तथा नगर, उस वाले चैप्टर का वीडियो नोट्स के साथ अपलोड कर दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को। तो इस चैप्टर को शुरू हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बताया जाए कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है, ये तीनों के तीनों चैप्टर में हम लोग को एक ही टाइमलाइन को देखना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, तो चैप्टर नंबर 2 में भी यही चीज़ लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी यही लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। मतलब कि हमें तीनों चैप्टर में एक ही टाइमलाइन को देखना है, बस अंतर है सब में। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कई सारे बदलाव हुए। चैप्टर नंबर 3 में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, उन बदलावों ने किस तरीके से समकालीन समाज में अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ा। उसके बाद हम लोग महाभारत को देखेंगे। ये जो महाभारत वाला चैप्टर है उसको देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, उसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विशेषकर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, उसमें क्या पढ़ा था हमने, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन हुए, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव हमें देखने के लिए मिला। उनमें से कुछ बदलावों ने क्या किया, समकालीन समाज पर अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ा। उनमें से कुछ बदलावों ने क्या किया, समकालीन समाज पर अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ा। जैसे कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। जो वहाँ पर जनता रहती थी, वहाँ पर क्या हुआ, जो वन क्षेत्र था वहाँ पर कृषि का विस्तार हुआ। अब कृषि का विस्तार होगा तो उससे क्या होगा, लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। लोगों का जो जीवन शैली है उसमें हमें बदलाव देखने के लिए मिला, परिवर्तन देखने के लिए मिला। फिर क्या होता है, शिल्प विशेषज्ञ के एक सामाजिक समूह का उदय होता है। शिल्प विशेषज्ञ के एक सामाजिक समूह का उदय हमें देखने के लिए मिलता है। और उस समय का जो समाज होता है वो किस तरीके का होता है, उस समय का समाज विभिन्न वर्गों और जातियों में बटा हुआ होता है। इसका तो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो उसमें हम लोग वर्गों के बारे में, जो आपका है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और कई सारी सैकड़ों की संख्या में तो आपकी जातियां हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में, जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो होगा, उसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए जो इतिहासकार होते हैं वो किस चीज़ का सहारा लेते हैं, वो लेते हैं साहित्य परंपराओं का। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए जो इतिहासकार है वो साहित्य परंपराओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय, रिसर्च करते समय, जो इतिहासकार होते हैं वो अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, कई सारे पहलुओं पर विचार करते हैं। और वो इस चीज़ पर भी विचार करते हैं कि जो ग्रंथ है, जो किताब है, वो कौन से भाषा में लिखा गया है। जैसे कि पाली, प्राकृत और तमिल भाषा जो है वो उस समय आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। और अगर हम लोग संस्कृत भाषा की बात करें तो जो आपका संस्कृत भाषा है वो विशेष वर्ग, जैसे कि आपका राजा महाराजा लोग हो गया और जो आपके पंडित पुजारी लोग हो गए, उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो अब हम लोग समझेंगे महाभारत की रचना की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो महाभारत की रचना की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको अब हम लोग समझने जा रहे हैं, इसके फीचर्स को देखने जा रहे हैं। तो उपमहाद्वीप में सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है हमारा महाभारत। जो आपका महाभारत है वो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। और अगर हम लोग महाभारत में बात करें कि अभी के समय इसमें कितने श्लोक हैं, तो वर्तमान में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक महाभारत के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और महाभारत में हमें
विभिन्न सामाजिक श्रेणी और परिस्थितियों का लेखा जोखा भी देखने के लिए मिल जाता है। कई सारी सामाजिक श्रेणियां का और परिस्थितियों का लेखा जोखा हमें महाभारत के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम लोग महाभारत के पुराने नाम की बात करें कि जो आपका महाभारत है उसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और अगर हम लोग इसकी रचना की बात करें कि जो आपका महाभारत है इसको कितने सालों में लिखा गया, तो महाभारत को लगभग 1000 साल तक इसकी रचना हुई है। महाभारत की जो रचना है वो लगभग 1000 साल तक हुई है। लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है इसकी रचना का। और जो आपका महाभारत है उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिससे ये बहुत ही बड़े लेवल पर फैला है। और अगर हम लोग इसमें वर्णित कथाओं की बात करें तो इसमें वर्णित कथा इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत में जो वर्णित कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो महाभारत काल से भी पहले प्रचलित थी, फेमस था। और महाभारत के अंदर 2 परिवारों के बीच युद्ध को दिखलाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो टीवी और सीरियलों में दिखलाया भी जाता है और कई सारे कार्टून्स भी बन चुके हैं कि जो आपका महाभारत है उसमें 2 परिवार, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, इन दोनों के बीच युद्ध को दिखलाया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो पांडव है उनके पिता का अगर हम लोग नाम बोले तो उनके पिता का नाम था पांडु। अब जो पांडु है उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। जो कुंती है उनके 3 पुत्र थे, जिसका नाम था युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये तीनों के तीनों बेटे कुंती के थे। और जो आपके 2 लास्ट में बच गए उनका नाम था नकुल और सहदेव। ये दोनों के दोनों पुत्र माद्री के थे। लेकिन जब ये जो आपका पांडु है वो मर जाता है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है पांडु की, तो पांडु की मृत्यु के बाद जो माद्री है वो भी सती हो जाती है, वो भी साथ में जल जाती है। तो इसीलिए जो नकुल और सहदेव हैं, इन दोनों का जो पालन पोषण है वो कुंती के द्वारा किया जाता है। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे पांडव के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं कौरवों के बारे में। जो कौरव है वो 100 पुत्र और 1 पुत्री है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो धृतराष्ट्र है, जो कौरवों का पिता है, और उनकी जो माता है उनका नाम है गांधारी। जो गांधारी है उसको 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी, जिसमें जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है दुर्योधन। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि इसके बाद क्या होता है, जो भूमि और सत्ता को लेकर इन दोनों परिवारों के बीच युद्ध भी हो जाता है। और बाकी सारी स्टोरी आपने देखा भी होगा सीरियल वगैरह में, तो उतना हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक ही हम लोग इसको समझते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि जो आपका महाभारत है उसका समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, कि जो आपका महाभारत है उसके समालोचनात्मक संस्करण के बारे में अब हम लोग विचार करेंगे। समालोचनात्मक संस्करण में जो आपका संस्करण है उसका मीनिंग क्या होता है, एडिशन, मतलब कि छपाई। इसका अर्थ आपको पता चल गया, छपाई। अब हम लोग समालोचनात्मक मतलब समझते हैं कि जो आपका समालोचनात्मक है उसका मीनिंग क्या होता है। समालोचना मतलब क्या होता है, समालोचना मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ पर अच्छी तरीके से विश्लेषण करना, अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से रिसर्च करना, उसको हम लोग कहते हैं समालोचना। मतलब कि महाभारत का हम लोग अच्छी तरीके से रिसर्च करके जो एडिशन बना है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 1919 में वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में एक परियोजना शुरू किया जाता है। 1919 में जो आपके संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है वी.एस. सुखतांकर, उनके नेतृत्व में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया जाता है। वो जो प्रोजेक्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, उसको वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में कब शुरू किया जाता है, 1919 में। ये डेट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क्स के लिए, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर हम लोग महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की विशेषताओं की पर चर्चा करें कि जो आपका महाभारत है उसके समालोचनात्मक संस्करण की क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से लिखाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देखेंगे विशेषता या फिर हम लोग सोपान के बारे में बात करें तो कई विद्वानों द्वारा एक साथ मिलना और इस संस्करण को तैयार करने की जिम्मेदारी उठाना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जो जिम्मेदारी उठाते हैं वो कई सारे विद्वान क्या करते हैं, एक साथ पहले मिल जाते हैं, एक साथ मिलके ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाने के बाद ये जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। और सबसे पहले देश के अलग अलग भागों से अलग अलग लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो आपका भारत देश है उसके अलग अलग भागों से, अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ से अलग अलग लिपियों में जो लिखी गई महाभारत की जो संस्कृत पांडुलिपियाँ है उसको इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इकट्ठा करते हैं महाभारत की जो संस्कृत पांडुलिपियाँ हैं उसको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद विद्वानों द्वारा सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका निकाला जाता है। मतलब कि सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो विद्वान हैं वो सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका निकालते हैं। और वो तरीका क्या होता है, विद्वानों द्वारा सिर्फ उन श्लोकों को चुनना जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए। फिर जो आपके विद्वान हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उन श्लोकों का चयन करते हैं, उन श्लोकों को चुनते हैं जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए हैं। मतलब क्या है, जब हमने भारत से महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, अलग अलग जगहों से पहले इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो विद्वान है वो क्या करते हैं, महाभारत की जो पांडुलिपियाँ हैं उसमें पाए जाने वाले श्लोकों की पहले तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद वो क्या करते हैं, उन श्लोकों को चुनते हैं, उन श्लोकों का चयन करते हैं जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए। मतलब कि हर पांडुलिपि में अगर ये कॉमन पाया जा रहा है तो उसको वो चुन लेते हैं। जैसे कि इस पांडुलिपि में ये श्लोक है, इस पांडुलिपि में भी यही श्लोक है, ये भी, इसमें भी सेम वही श्लोक है, तो सब में जो श्लोक है वो हमें कॉमन देखने के लिए मिल रहा है, तो उसमें से वो एक श्लोक को चुन लेते हैं। तो इस तरीके से उनका प्रोसेस होता है और विद्वानों द्वारा उसका प्रकाशन 13,000 पृष्ठ खंडों में करना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो विद्वान होते हैं उनके द्वारा वो जितने भी श्लोक होते हैं उन सभी का जो प्रकाशन होता है, पब्लिश होता है, वो 13,000 पृष्ठ में करना। अब 13,000 पृष्ठ में तो पूरा का पूरा होगा नहीं, तो उसको खंड में बांटना होगा, पार्ट में बांटना होगा। 13,000 का अर्थ पता है कितना होगा, बहुत ही बड़ा जैसे किताब बन जाएगा। इतना बड़ा ग्रंथ नहीं बनाना है, तो लोग क्या करते हैं, पार्ट में बांटते हैं। जो ग्रंथ होता है उसको खंडों में बांट देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल का समय लगता है। ये जितना भी आप देख रहे हैं परियोजना, इसको पूरा करने में 47 साल का समय लग जाता है। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी व्यक्ति का 47 साल ये एक परियोजना में चले गया, लेकिन इससे बहुत बड़ा एक बेनिफिट भी मिला जिसके कारण अभी हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। तो इस पूरे परियोजना में 2 बातें सामने आई। अब कौन कौन सी बात है उसको हम लोग समझते हैं। पहली बात यह है कि संस्कृत के कई पाठों में अनेक समानताएं देखने के लिए मिली। जो संस्कृत के हमें कई पाठ देखने के लिए मिले उसमें हमें बहुत सारे समानताएं देखने के लिए मिली, बहुत सारे कॉमन चीजें देखने के लिए मिली। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि पूरे महाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने के लिए मिली। अब इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें अगर हम लोग ऊपर जाए तो ऊपर आपका जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और जो आपका नेपाल का एरिया है उससे बिल्कुल नीचे आए, नीचे क्या है आपका केरल और तमिलनाडु। तो वहां पर जितने भी हमें पांडुलिपियां देखने के लिए मिली वो सभी पांडुलिपियां ऊपर से लेकर नीचे तक के भारत में हम लोग को सभी पांडुलिपियों में कॉमन चीजें देखने के लिए मिली। ठीक है, इसीलिए हमें संस्कृत के कई पाठों में अनेक समानताएं देखने के लिए मिली, यही आपका लाइन यहाँ पर कहना चाह रहा है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात समझना जरूरी है। लिखा हुआ है कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्र भेद उभर कर सामने आया। कुछ शताब्दी के दौरान क्या होता है, जो महाभारत का प्रेषण है उसमें हम लोगों को कई सारे क्षेत्र भेद देखने के लिए मिल जाता है। मतलब इन प्रभेदों का संस्करण मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्टि के रूप में किया जाता है। 13,000 पेज में आधे से ज्यादा इन प्रभेदों का वर्णन है। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहली बात क्या बोला था, पहली बात ये थी आपका कि जो आपका उत्तर से लेकर नीचे तक के भारत में हम लोग को जितनी भी पांडुलिपियां मिली वो सभी पांडुलिपियां में समानता देखने के लिए मिली। लेकिन कुछ पांडुलिपियां ऐसी थी जो ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं, वो कहीं पर भी मिल रही थी, तो उसमें हमें क्षेत्र भेद देखने के लिए मिल रहा था। तो वो जो प्रभेद है उनको ऐसा नहीं कि उनको फेंक दिया गया या फिर उसका यूज नहीं किया गया, तो उन प्रभेदों का संकलन जो है वो
मुख्य पार्ट जो मेन जो चैप्टर होता है उसकी टिप्पणी के रूप में, टिप्पणी मतलब कि कमेंट्स के रूप में और परिशिष्टियों के रूप में किया गया। और 13,000 पेज में अगर हम लोग देखें तो 13,000 पेज जो है महाभारत, उसमें हम लोग को आधे से ज़्यादा इन प्रभेदों का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि 6,500 से भी ज़्यादा हम लोग को इन्हीं प्रभेदों का वर्णन हमें देखने के लिए मिल जाता है। प्रभेद मतलब क्या होता है? अलग होना एक प्रकार से। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे परिवार। अब हम लोग परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसे हम लोग कह सकते हैं कि परिवार है। वैसे तो हम लोग को पता है कि परिवार क्या होता है, तो अच्छी तरीके से हम लोग समझ जाते हैं। तो परिवार हम लोग किसे कहते हैं? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवारों के लिए किया जाता है और जो जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और साधारण रूप से हम पारिवारिक जीवन को सरलता रूप से अपनाते हैं, लेकिन जो सभी परिवार होते हैं वो एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में अंतर होता है। ये बिल्कुल ही सही बात यहाँ पर लिखा गया है। परिवार में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो अलग हो सकता है, एक दूसरे से उनका रिश्ता अलग हो सकता है, उनके क्रियाकलाप अलग हो सकते हैं, उनके जो काम है वो अलग हो सकते हैं। इसके अलावा जो परिवार होता है वो क्या होता है? परिवार एक साथ रहता है, काम करता है। परिवार के अंदर क्या होता है? हम लोग एक साथ नहीं रहते, मतलब कि हमारा भी परिवार होता है, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं और खाने व अन्य संसाधनों का उपयोग आपस में मिलजुल कर करते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब अगर खाना खा रहे हैं तो आपस में मिलजुल कर हम लोग खाते हैं। इसके अलावा जितने भी संसाधन है उसका हम लोग आपस में मिलजुल कर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं हम लोग। और जो आपका परिवार होता है वो एक बड़े समूह का भाग होता है जिसे संबंधी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि जो आपका परिवार होता है वो एक बहुत ही बड़े समूह का भाग होता है। जैसे कि अगर हम लोग पिज्ज़ा का एग्जाम्पल ले, जो आपका पिज़्ज़ा होता है उसमें अगर हम लोग एक स्लाइस को उठाए तो उसमें से अगर हमने एक स्लाइस को उठाया तो वो है आपका परिवार। और वो पूरे के पूरे पिज्ज़ा को देखिए तो पिज्ज़ा हो गया आपका एक बड़ा समूह। उस बड़े समूह से हमने एक स्लाइस को जो उठाया है वो आपका एक परिवार हो गया और वो जो पिज्ज़ा है वो आपका क्या हो गया? एक बड़ा समूह। इसको पता है हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि जो आपका परिवार है उसमें आप अपने मम्मी और पापा को देखो, मम्मी और पापा के भी मम्मी और पापा है, मतलब कि मम्मी पापा के मम्मी पापा है। और इसके अलावा जो मम्मी पापा है उनके और भी भाई बहन हैं, फिर उनके भी चाचा है, ताई है, ताऊ है, बहुत सारे लोग हैं। तो उनके भी संबंधी है, मतलब कि उनके भी बहुत सारे रिलेटिव्स है। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं जो परिवार है वो एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, बहुत ही बड़ा समूह होता है, उसका एक पार्ट होता है, उसका एक टुकड़ा होता है आपका परिवार। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और जिसे हम लोग संबंधी कहते हैं, अपनी कहते हैं कि आज हमारे घर में चाचा आए हैं, आज हमारे घर में संबंधी आए हैं। इस तरीके से हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। और संबंधियों के लिए तकनीकी भाषा के हिसाब से जाति समूह का भी यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। परिवार को नेस्गिंग और खून से संबंधित माना जाता है। जो आपका परिवार है उसको खून से संबंधित भी माना जाता है। जैसे कि कुछ समाज में चचेरे मौसेरे भाई बहन से खून का रिश्ता मानना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई कोई समाज ऐसा होता है जहाँ पर चचेरे मौसेरे जो भाई बहन होते हैं उससे खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कोई कोई समाज में ऐसा होता है जहाँ पर नहीं माना जाता है। जैसे कि हमारे समाज में अगर आप देखोगे तो हम लोग नहीं मानते कि चचेरे ममेरे जो भाई बहन है उससे हम लोग खून का रिश्ता नहीं मानते। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को देखेंगे जो लिखा हुआ है पितृवंशिकता, मतलब कि पितृवंशिक व्यवस्था को अब हम लोग समझने जाएंगे। तो अब हम लोग समझेंगे पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में। पितृवंशिकता किसे कहते हैं? 3 नंबर का इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो पितृवंशिकता किसे कहेंगे? वो वंश परंपरा जो पिता पुत्र पौत्र पपौत्र आदि से चलती है उसे हम लोग कहते हैं पितृवंशिकता। और इसमें क्या होता है? पुत्र का पिता की मृत्यु के बाद समस्त संसाधनों पर अधिकार हो जाता है। जब कोई पिता है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो उसका बेटा होगा उसको उसका जितना भी संसाधन है, समस्त संसाधन, वो सभी संसाधन उसके बेटे को मिल जाएगा। चाहे उसका सिंहासन हो, चाहे उसका सत्ता हो, चाहे उसकी भूमि हो, जितना भी उसके पास है संसाधन, वो सभी संसाधन उसके बेटे को मिल जाता है। फिर वही परंपरा जो है उसके बाद उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, ये जो परंपरा चलती है उसको हम लोग कहते हैं
पितृवंशिकता, यहाँ पर पुरुष की प्रधानता होती है, ये चीज का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कुरु वंशावली। जो कुरु वंश है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्यादातर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली को मानते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो ज्यादातर राजवंश जितने भी थे वो सभी राजवंश पितृवंशिकता व्यवस्था को ही मानते थे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग इस पितृवंशीय व्यवस्था को महाभारत से जोड़ के देखें तो महाभारत से पहले ही ये जो पितृवंशीय व्यवस्था था ये मौजूद था, लेकिन जो महाभारत की मुख्य कथा वस्तु है उससे ये जो आपका पितृवंशीय व्यवस्था है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। और मान लेते हैं अगर किसी राजा का कोई बेटा ही नहीं हुआ तो उस स्थिति में जो राजा है वो अपने बंधु बांधव को वो जो सत्ता है उसका उपभोग करा सकता है, वो जो सत्ता है वो दे सकता है। और अगर हम लोग बात करें कि वो जो राजा है वो अपनी बेटी को भी दे सकता है, वो जो सत्ता है वो सत्ता को अपनी बेटी को ही दे सकता है। बहुत ही ज़्यादा अगर विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उस समय जो राजा की बेटी होगी उसको भी वो सत्ता मिल सकता है। इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त, ये इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। इस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि परिवार क्या है, पितृवंशीय व्यवस्था क्या है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में जानकारी प्राप्त की, महाभारत की रचना की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो होने वाला है। इसके बाद हमारा सीक्वेंस के हिसाब से पार्ट आते जाएगा, तो आप उन सभी पार्टों को भी देखते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा, क्योंकि इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।